हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसिड क्लासेस। आज का हमारा वीडियो का जो टॉपिक है वो है वीकली करंट अफेयर्स, जिसमें हम लोग जो है 13 जनवरी से लेके 19 जनवरी तक के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। हमेशा की तरह मैंने जो है ये वीडियो जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के फॉर्म में फ्रेम किया है और इसको हमने एक्सप्रेशन के रूप में डिटेल में समझा है क्वेश्चंस को। आप लोग क्वेश्चंस को जो है समझने से पहले जो है एक बार खुद से टाइम करना और कमेंट में मुझे अपना स्कोर बताना है कि कितने आपके क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को ज्वाइन भी कर लेना ताकि आगे जो भी डिटेल्स मैं दूँ वो आपको उसी चैनल पे मिल जाएँगी। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि किस संगठन ने जो है विश्व रोजगार और सामाजिक दृष्टिकोण रिपोर्ट 2025 जारी की है? तो ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है। इसका टॉपिक जो है विश्व रोजगार यानी कि वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट 2025 जो है ये पब्लिश की गई। ये हमको बताना है किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको पब्लिश किया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने जो है इस तरीके की रिपोर्ट को जो पब्लिश किया है। तो अब देखते हैं कि इस रिपोर्ट की जो है की ऑब्जर्वेशन क्या है। तो इसमें बेसिकली जो वर्ल्ड की इकोनॉमी का जो ग्रोथ है उसके बारे में बताया कि किस तरीके से जो है हमारी वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है उसमें जो है हिंड्रेंस पैदा हो रही है, यानी कि उसमें अवरोध पैदा हो रहा है। तो इसमें कुछ कारण बताए हैं, जिसमें जियो पॉलिटिकल टेंशन के बारे में बताया है, क्लाइमेट चेंज कॉस्ट के बारे में बताया है और अनरिजॉल्व जो डेब्ट इश्यूज हैं वो सारे जो फैक्टर्स हैं हमारे वर्ल्ड की इकोनॉमी में जो है वो रिकवरी करने के लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं। इसके अलावा इस रिपोर्ट में कुछ डेटा भी दिए हैं, जैसे कि ग्लोबल जॉब्स गैप बताया है 2024 में। ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर आप मेंस आंसर राइटिंग में इस तरीके के डेटा का यूज़ करते हैं इस रिपोर्ट को कोट करके। तो यहाँ देखते हैं कि कौन-कौन से जो है डेटा इन्होंने बताया है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि टोटल जॉब गैप जो है वर्ल्ड में वो 402 मिलियन का है, जो कि बहुत बड़ा एक डेटा है हमारे लिए। और 186 मिलियन जो है वो अनएम्प्लॉयड हैं। 137 मिलियन जो है वो टेम्परेरी अनअवेलेबल वर्कर्स हैं, यानी कि उनके पास कोई अस्थायी रूप से जो अभी काम नहीं है और इनकी संख्या जो है वो 137 मिलियन है। यहाँ पे फिर बोल रहे हैं कि 79 मिलियन जो है वो डिस्करेज वर्कर हैं, यानी कि हतोत्साहित जो कामगार होते हैं उनकी संख्या जो है वो 79 मिलियन है। फिर यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स के बारे में बात बताई गई है कि 2024 में जो है बेरोज़गारी दर कितना था। तो ग्लोबल अगर बेरोज़गारी दर की बात करते हैं तो ये 5% है, जो कि एक स्टेडी पोज़ीशन में बना हुआ है अभी भी। और वहीं अगर यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करते हैं तो वो है 12.6%, यानी कि बहुत ही एक कंसर्निंग मुद्दा हमारे लिए बन जाता है कि पूरे वर्ल्ड में जो है 12.6% जो युवा हैं वो बेरोज़गार हैं, जो कि एक बहुत ही जो ज़्यादा चिंतनीय विषय है हमारे लिए। इसको रिकवर करना है और इसी के ऊपर जो है ये रिपोर्ट पब्लिश करी गई है कि किस तरीके से जो है ग्लोबल जॉब में जो है गैप आया है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारा क्या है। तो इस रिपोर्ट को जो है वो निकाला है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। अब आईएलओ के बारे में थोड़ा-सा डिटेल में जान लेते हैं कि आईएलओ बेसिकली है क्या? तो इसकी जो स्थापना हुई है वो हुई है 1919 में, ठीक है? और जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल हुई थी, यानी कि जो वर्साई की जो संधि हुई थी, उसके माध्यम से जो है इसका गठन हुआ है। और ये जो आईएलओ है बेसिकली ये लीग ऑफ नेशंस की जो एफिलिएटेड एजेंसी है, ठीक है? और इसका हेडक्वार्टर की अगर बात करते हैं तो ये जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। अगर फाउंडिंग मिशन की बात करते हैं तो ये बेसिकली जो है लेबर ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें लेबर को जो है एक जस्टिस प्रोवाइड कराने का ये काम बेसिकली करती है। तो आईएलओ के बारे में भी हमने डिटेल में जान लिया और इस रिपोर्ट के बारे में हम लोगों ने डिटेल में जान लिया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये कह रहा है कि हर साल जो है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? हमको एक डेट बतानी है कि जहाँ पे जो है वो नेशनल स्टार्टअप डे सेलिब्रेट होता है। तो याद रखना यहाँ पे नेशनल स्टार्टअप डे की बात हो रही है, ठीक है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 16 जनवरी को जो है नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाता है। तो अब देखते हैं कि ये है क्या? तो बेसिकली जो है सेलिब्रेट किया जाता है 16 जनवरी को ये डे। और इसका जो बेसिकली मोटिव है ये रिकॉग्नाइज़ करता है जो स्टार्टअप का जो कंट्रीब्यूशन है हमारी इंडिया की इकोनॉमी में, उसको रिकॉग्निशन के लिए जो है इस तरीके का डे जो है मनाते हैं। और अगर हम थोड़ा-सा डेटा देखते हैं तो इ इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है ग्लोबल में, यानी कि तीसरे नंबर का जो है ग्लोबली ये स्टार्टअप इकोसिस्टम हमारे यहाँ बना हुआ है। और वहीं अगर हम इसकी संख्याओं की बात करते हैं तो 99,000 जो है बेसिकली हमारे यहाँ रजिस्टर्ड स्टार्टअप हैं, जिसकी वैल्यू जो अगर हम बात करते हैं तो $500 बिलियन है। तो ये आपके लिए अच्छा डेटा हो जाएगा अगर स्टार्टअप के ऊपर कोई क्वेश्चन बनता है। और हिस्ट्री भी इसके देख लेते हैं कि इस डे को मनाने के पीछे का क्या इतिहास रहा है। तो इसकी ना सबसे पहले जो बात की गई थी वो की गई थी 16 जनवरी 2016 को, ठीक है? कब की गई थी? जो स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक था उस टाइम पे जो है इस तरीके की बात करी गई थी कि हम इस डे को मनाएँगे 16 जनवरी को। और हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इसकी अनाउंसमेंट करी थी। अब ये जो है ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा कि गवर्नमेंट स्कीम्स के माध्यम से जो है वो एक सपोर्टिव एंटरप्रेन्योर एनवायरनमेंट बनाया जाए हमारे कंट्री में। तो हमने इस क्वेश्चंस के बारे में सारा डिटेल देख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार ने जो है हाल ही में
किस वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र स्थापित किए हैं? तो इको सेंसिटिव ज़ोन के बारे में हमको बताना है कि रिसेंटली जो है एक वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर हमने इस तरीके का ज़ोन क्रिएट किया है, तो वो कौन-सा है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, शिकारी देवी जो है वन्यजीव अभयारण्य। इसके जो चारों ओर जो है गवर्नमेंट ने इको सेंसिटिव ज़ोन बनाया है। तो अब देखते हैं कि शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य है कहाँ पे और इसकी क्या डिटेल हम दो देख सकते हैं। तो इसकी लोकेशन की बात करते हैं तो ये मंडी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसकी अगर एल्टीट्यूड की बात करते हैं तो ये 1800 से 3400 मीटर इसका एल्टीट्यूड है। ये भी याद रखना क्योंकि पीसीएस में इस तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं कि अब सीधे हाइट पूछ ले रहा है। डैम्स की हाइट पूछी थी यूपी पीसीएस में अभी जो 22 दिसंबर को पेपर हुआ है। तो थोड़ा-सा देखते चलते हैं, जहाँ भी पॉसिबल होगा हम उसको देखेंगे, सारा डिटेल नहीं कर सकते, इतना माइंड हमारा डेटा कलेक्ट नहीं कर पाएगा। बट कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट होंगी हम उसका थोड़ा-सा डिटेल में कवर करेंगे इस चीज़ को। और बेसिकली इसका जो नाम रखा गया है ना, तो वो रखा है गॉडेस शिकारी देवी, यानी कि माता है शिकारी देवी, उनके नाम पे जो है इसका नाम रखा गया है। इसको जो है सेंचुरी बनाया गया था वो 1962 में बनाया गया था, ठीक है? और अगर इसकी फ्लोरा और फौना की बात करते हैं तो यहाँ पे बेसिकली 7 फॉरेस्ट टाइप्स हैं, जिसमें जो है अल्पाइन पास्चर भी आता है, सब अल्पाइन फॉरेस्ट आते हैं, बैन ओक फॉरेस्ट भी आते हैं, ठीक है? और फौना अगर बात करते हैं तो ये बेसिकली गोरल यहाँ पे पाया जाता है, मोनल जो पक्षी होता है वो होता है, ब्लैक बियर है यहाँ पे, मस्क बी डियर है, स्नो लेपर्ड यहाँ पे पाया जाता है और कश्मीरी फ्लाइंग स्क्वेरल जो हैं, इस तरीके के जो है पशु-पक्षी जो हैं यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये सारी डिटेल हमने कवर कर ली शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी की, जिसको इको सेंसिटिव ज़ोन बनाया है गवर्नमेंट ने। ये इसकी फ़ोटो है प्यारी-सी, आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है ये। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यह कह रहा है कि हाल ही में ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 किस संगठन द्वारा जारी की गई है? यानी कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 जो है किस संगठन ने निकाली है हमको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो कि इस तरीके की रिपोर्ट पब्लिश करता है। तो बेसिकली जो है हमारे वर्ल्ड में जो रिस्क हैं जो उसके बारे में ये बात करता है। तो ये 2 तरीके के रिस्क की बात करता है, एक शॉर्ट टर्म रिस्क हो गए और लॉन्ग टर्म रिस्क हो गए, जो कि 10 साल के लिए होते हैं। शॉर्ट टर्म रिस्क होते हैं जो 1 से 2 साल के बीच के होते हैं, लॉन्ग टर्म 10 साल के लिए होते हैं। और इसमें टॉप रिस्क के बारे में बात करेंगे, अगर शॉर्ट टर्म हम रिस्क की बात करते हैं वर्ल्ड में, तो बेसिकली मिस इन्फॉर्मेशन है, एक्सट्रीम वेदर हमारे यहाँ जो वर्ल्ड में बना हुआ है और आर्म कॉन्फ्लिक्ट जो है हम देख सकते हैं कई जगह हो रहे हैं आज की डेट में। और लॉन्ग टर्म अगर रिस्क की बात करते हैं तो वही एक्सट्रीम वेदर हो जाएगा, जो कि काफ़ी जगह हम देख रहे हैं कि काफ़ी एक्सट्रीम वेदर बन चुका है। इंडिया में भी हमने हीट वेव्स के बारे में बात करी थी, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो हीट वेव्स की जो हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से हमारे यहाँ का जो गर्मी का जो स्तर था बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। फिर ठंड भी अनइवन हो चुकी है कि कभी भी मौसम बदल रहा है। उसी के बाद जो है बायोडायवर्सिटी लॉस जो है एक लॉन्ग टर्म रिस्क है हमारी एनवायरनमेंट के लिए। क्रिटिकल अर्थ सिस्टम चेंज हो रहे हैं, वो सब जो फैक्टर हैं वो एक हमारे लॉन्ग टर्म जो है रिस्क में आते हैं, ठीक है? क्वेश्चंस हो सकता है बना सकता है कि आपको 4 ऑप्शन दे देगा और इसमें पूछ सकता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो है जो टॉप रिस्क बताए हैं उसमें शॉर्ट टर्म रिस्क कौन-सा है, ठीक है? या फिर लॉन्ग टर्म कौन-सा है? तो आप इसको देख लेना कि शॉर्ट टर्म कौन से हैं, लॉन्ग टर्म कौन से हैं, ठीक है? और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली इसकी स्थापना जो है वो 1971 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है और इसके चेयरमैन जो हैं वो क्लॉस ख्वाब हैं करंटली, ठीक है? और इसके अलावा द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और भी कई रिपोर्ट्स निकालता है। तो इसमें जो है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ये निकालता है, ठीक है? ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट निकालता है, ग्लोबल आईटी रिपोर्ट भी निकालता है ये, ग्लोबल जेंडर गैप निकालता है और इस रिपोर्ट तो हम बात ही कर रहे हैं। मैंने पिछले हफ्ते का जो करंट अफेयर्स पढ़ा है उसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक और रिपोर्ट के बारे में चर्चा की है डिटेल में। तो उसको कमेंट में बताइएगा कि वो जो रिपोर्ट है उसका नाम क्या है, ठीक है? और डिटेल में हमने उसको कवर किया, नहीं देखा हो तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में मैंने उस प्लेलिस्ट बनाई हुई है वीकली करंट अफेयर्स की, आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कानुमा पांडुम जो एक जीवंत त्योहार है, भारत के किस राज्य में मनाया जाता है और ये किस कृषि त्योहार के साथ मेल खाता है? यानी कि आपको बताना है कानुम पांडुम जो त्योहार है वो बेसिकली किस राज्य में मनाया जा रहा है? तो इसका आंसर जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मकर संक्रांति, आंध्र प्रदेश, ठीक है? तो इसको थोड़ा-सा देखते हैं कि बेसिकली आंध्र प्रदेश में ये त्योहार मनाया गया है, मैंने आपको बताया। और मकर संक्रांति है वो हर स्टेट में या हर रीजन में अलग-अलग नाम से पुकारी जाती है। तो कौन-कौन से जो है नाम हैं, तो नॉर्थ इंडिया में इसको मकर संक्रांति बोलते हैं, ठीक है? साउथ इंडिया में बात करते हैं तो पोंगल बेसिकली तमिलनाडु में बोला जाता है इसको। और गुजरात में जो है वो उत्तरायण के नाम से ये जानी जाती है। पंजाब में जो है लोहरी के नाम से होती है, जो कि 1 दिन पहले होती है मकर संक्रांति के। असम की बात करते हैं तो ये माघ बिहू बहुत ही फेमस त्योहार है वहाँ का, असम में माघ बिहू उसके नाम से जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करते हैं तो खिचड़ी बोला जाता है वहाँ पे। कश्मीर में जो है वो शिशुर संक्रांत बोला जाता है।
बंगाल में जो है इसको पौष संक्रांति बोला जाता है। छत्तीसगढ़ और एमपी की बात करते हैं तो यहाँ पे सुकरात बोला जाता है, ठीक है। तो अच्छी इन्फॉर्मेशन थी जो हम लोगों ने डिस्कस करी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन 14 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पीयूष गोयल जी ने जो है इसको गठित किया है। और क्या है इसमें डिटेल में जानते हैं। तो बेसिकली 14 जनवरी जो 2025 को हमारे यूनियन मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल जी ने जो है इसका इनॉग्रेशन किया है। इसका काम क्या होगा, तो ये सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा हमारे फार्मर्स को। जो 20 राज्य में जो टर्मरिक के जो फार्मर्स हैं उनको एक सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्वालिटी इंश्योर होगी और प्रमोट किया जाएगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, ठीक है। इस बोर्ड के अगर कंपोजिशन की बात करते हैं तो यहाँ पे जिसके जो फर्स्ट चेयरपर्सन है वो है श्री पल्ले गंगा रेड्डी। इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना। और इसके बाद जो है अलग रिप्रेजेंटेटिव भी होंगे, जिसमें मिनिस्टर्स होंगे, एक्सपोर्टर्स होंगे और प्रोड्यूसर्स भी होंगे। तो ये इस जो बोर्ड का कंपोजिशन है, जिसमें एक चेयरपर्सन है जिनका नाम जो है श्री पल्ले गंगा रेड्डी है, और बाकी और भी मेंबर इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। अगर थोड़ा-सा इकोनॉमिक डेटा की बात करते हैं तो टर्मरिक प्रोडक्शन की अगर बात करें तो इंडिया जो है बेसिकली 70% ऑफ ग्लोबल टर्मरिक प्रोड्यूस करता है। यानी कि 70% जो हल्दी है पूरे वर्ल्ड की वो इंडिया में ही प्रोड्यूस की जा रही है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट डेटा है। और 2023-24 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 3.05 लाख हेक्टेयर्स में इसको बोया गया था और 10.74 लाख टन्स की जो है इसमें उपज हुई है हल्दी के मामले में। तो अच्छा डेटा है, ये भी आपके मेंस के आंसर राइटिंग में काम आ सकता है, याद रखना। तो नेशनल हल्दी बोर्ड के बारे में हमने सारी डिटेल कवर कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 जनवरी 2025 को भारतीय मौसम विभाग के 150वें स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य में कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन में आपको 2 इन्फॉर्मेशन मिल गई। एक तो ये मिल गया कि आईएमडी के जो है 150वां स्थापना दिवस मनाया गया है अभी, और अब हमको बताना है कि कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है इस दिन, ठीक है। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा मिशन मौसम, ऑप्शन नंबर सी, जो कि प्रधानमंत्री जी ने इसको लॉन्च किया है। तो मिशन मौसम के बारे में थोड़ा-सा जान लेते हैं कि जो बेसिकली इसका जो मेन मोटिव रहेगा, तो हमारे इंडिया के वेदर को एनहांस करना है, क्लाइमेट साइंस को रिसर्च बढ़ाना है, और ठीक है, सर्विसेज को जो है इम्प्रूव करना है, क्लाइमेट सर्विसेज को। ऑब्जेक्टिव क्या है कि मेक इंडिया अ वेदर रेडी एंड क्लाइमेट स्मार्ट नेशन, यानी कि इंडिया को जो है एक वेदर रेडी और क्लाइमेट स्मार्ट नेशन बनाने का इसका मोटिव है। बजट बेसिकली इसका 2000 करोड़ रखा गया है, जो 2 साल में प्रोवाइड किया जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है इसका आईएमडी के द्वारा, ठीक है, इसको लीड किया जा रहा है। इसके अलावा इसमें जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी है और नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, ये सारे जो संगठन मिलके जो हैं इसको रन कर रहे हैं। की फोकस एरिया बेसिकली बात करते हैं तो इसमें इनहांस फोरकास्टिंग एक्यूरेसी बढ़ानी है, ठीक है, और डेवलप करनी है कटिंग एज वेदर सर्विलांस टेक्नोलॉजीज को, जिसमें रडार आते हैं, सैटेलाइट्स आते हैं, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स को जो इंक्लूड किया जाता है इसमें। उसके बाद जो है रियल टाइम लोकल वेदर फोरकास्ट बनाना है कि एकदम ही एक्यूरेट हमको डेटा प्रोवाइड हो वेदर के मामले में। फिर उसके बाद जो है स्टडी करना है वेदर एंड क्लाइमेट प्रोसेसेस को, कि किस तरीके से जो है ये हमारा जो वर्ल्ड का या फिर इंडिया का जो क्लाइमेट है चेंज हो रहा है, उसमें क्या-क्या फैक्टर्स जो है काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो है इम्प्रूव्ड फोरकास्टिंग के माध्यम से जो है हमको क्लाइमेट चेंज में चैलेंजेस जो आ रहे हैं उसको हमको एड्रेस करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हमने डिटेल में कवर करी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जो है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ द्वारा किस मिसाइल के सफल क्षेत्र मूल्यांकन परीक्षण किए गए हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नाग मार्क 2, ठीक है। नाग मार्क 2 को जो है अभी इसने सफल तरीके से जो है वो परीक्षण किया है। तो उसको डिटेल में देखते हैं कि नाग मार्क 2 है क्या? तो बेसिकली ये थर्ड जनरेशन की मिसाइल है, जिसको एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल बोला जा रहा है, ठीक है। और डेवलप किया गया है इंडिया के डीआरडीओ ने, ठीक है। और टेक्नोलॉजी बेसिकली जो है फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी है, यानी कि दागो और भूल जाओ, उसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बेसिकली इसमें लॉन्च मैकेनिज्म की अगर बात करते हैं तो ये लॉक कर देता है टारगेट को। तो इसीलिए जो है इसको लॉन्च करने के बाद जो है किसी तरीके की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं होती। इसने लॉक कर दिया अपने टारगेट को, अब ये वहाँ पे जाके हिट कर देगा, ठीक है। पर्पस बेसिकली जो है न्यूट्रलाइज़ करना है, जो मॉडर्न आर्म जो थ्रेट्स हैं हमारे वर्ल्ड में, उसको न्यूट्रलाइज़ करना है। एक हमको अपनी पावर शोकेस करनी है कि हमारे पास भी इस तरीके की वेपन्स हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें जो हैं कब लागू की जाएँगी? अभी रिसेंटली जो है हमारे यूनियन कैबिनेट ने जो है 8वें वेतन आयोग के जो लागू होने के लिए अप्रूवल दे दिया है। तो हमको बताना है कि जो उसकी रिकमेंडेशंस हैं वो किस ईयर से चालू होंगी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 2026, यानी कि 2026 से जो है इसकी रिकमेंडेशन लागू की जाएँगी। देखते हैं कि क्या कह रहा है कि कैबिनेट जो है बेसिकली जो 16 जनवरी 2025 को जो है इसका अप्रूवल दिया है। इसमें जो है कमीशन में जो है चेयरमैन होगा, ठीक है? जो कि 2 सपोर्टिव मेंबर्स के द्वारा
रन किया जाएगा और जो कि अपॉइंट किए जाएंगे जल्दी ही, ठीक है। एक्सपेक्टेड टाइम की बात करते हैं तो इसको अपनी सबमिट करनी है रिपोर्ट बेसिकली 7th पे कमीशंस के टर्म पूरे होने से पहले 2026 में, ठीक है। फोकस एरिया बेसिकली वही रहेगा कि हमारे इंक्रीज़ करेगा बेसिक पे को, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ होंगे। उसके अलावा जो है एम्प्लॉइज़ की जो है पेंशन्स को और अलाउंसेस को जो है ये देखेगा कि किस तरीके से इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। ये बेसिकली ना 10 साल के बाद इस तरीके का कमीशन जो है सेटअप किया जा रहा है। इससे पहले जो अभी चल रहा था वो 7th पे कमीशन चल रहा था, ठीक है। 7th पे कमीशन जो खत्म होगा वो होगा दिसंबर 2025 में, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा 8th पे कमीशन लग जाएगा। तो 10 साल का गैप हो चुका है 7th पे कमीशन से और 8th पे कमीशन के बीच का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नवाब सलाम को जो है हाल ही में किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो कंट्री जो है बेसिकली इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लेबनान के जो है ये नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो देखते हैं डिटेल में। लेबनान बेसिकली एक मिडल ईस्ट की कंट्री है, ठीक है, जिसके बॉर्डर की बात करते हैं तो ये सीरिया से, इजराइल से और मेडिटेरेनियन सी यानी कि भूमध्य सागर से जो है ये अपनी सीमाएं साझा करता है ये देश। कैपिटल इसकी बेरूत है। लैंग्वेज की बात करते हैं तो अरेबिक इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। फिर इसके अलावा इसमें यहाँ पे फ्रेंच भी बोली जाती है और इंग्लिश भी यहाँ पे बोली जा रही है। रिलीजन की बात करते हैं तो बेसिकली मिक्स है क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम का, ठीक है। करेंसी तो है यहाँ की लेबनीज़ पाउंड है, ठीक है। ये मैप है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लेबनान हो जाएगा और यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है जो कि इससे सीमा साझा कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा ये यहाँ पे सीरिया है और ये इज़राइल है, ठीक है। तो थोड़ा-सा बाउंड्री भी याद रखना कि कौन से देश किससे अपनी सीमा साझा कर रहा है। तो मिडल ईस्ट की कंट्री थी, हमने इसको डिटेल में कवर किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक्सरसाइज़ डेविल स्ट्राइक का मुख्य उद्देश्य क्या है? अभी एक एक्सरसाइज़ हुई है डेविल स्ट्राइक, हमको बताना है कि उसका मेन जो है मोटिव क्या था। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, युद्ध तत्परता को बढ़ाना, यानी कि इन्हांस करना है कॉम्बैट रेडीनेस को, ठीक है। देखते हैं इस एक्सरसाइज में और क्या-क्या चीज़ें हुई हैं। तो ये जो बिगिन हुई है 16 जनवरी से और 19 जनवरी को ये खत्म होगी। इंडियन आर्मी के द्वारा जो है ये कंडक्ट की जा रही है, ठीक है। बेसिकली इसमें जो एलीट एयरबोर्न ट्रूप्स हैं, यानी कि जो एयरक्राफ्ट के माध्यम से जो है वो कॉम्बैट स्किल अपनी दिखाते हैं, उनको जो है इन्वॉल्व किया जा रहा है। और बेसिकली इसका प्राइमरी गोल जो है हमने बताया कि कॉम्बैट प्रिपेयर्डनेस एंड ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना है। बेसिकली इसमें कोऑपरेशन किया जा रहा है डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के माध्यम से, ठीक है। तो ये कंडक्ट की जा रही है इंडियन आर्मी के माध्यम से, बट इसमें और भी जो ब्रांच है इंडियन आर्म फोर्स थी वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। पीडीएफ आपको अगेन टेलीग्राम पे मिलेगी, जो कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई भी सजेशन हो आपका तो वो आप मुझे बता सकते हैं। बाकी और भी जो सोशल मीडिया के जो लिंक हैं टेलीग्राम के अलावा इंस्टाग्राम और मेल का, वो मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मेंशन किया हुआ है, आप जाके मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।